आज की कहानी ईरान के एक छोटे से गांव के दो बच्चे से ताल्लुक रखती है, जिनकी बार बार कोशिशें आखिरकार किस्मत को भी हार मानने को मजबूर कर देती है। 2020 में रिलीज्ड इस कहानी का नाम है ककून एंड बटरफ्लाई। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया की हैरत अंगेज कर देने वाली फैक्ट्स 1 मिनट में सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज हो या फिर ऐसी जगहों का सच जहां से आप गुजर तो चुके हैं लेकिन आपको उनके बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप पर। हमारा नया यूट्यूब चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत जंगलों और पहाड़ों के बीच बसे ईरान के एक छोटे से गांव को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम एक घर की खिड़की पर परवीन नाम की एक प्यारी सी बच्ची को बैठा हुआ देखते हैं। वो हवा में उड़ते हुए रेशम के धागों को पकड़ने की कोशिश कर रही है और वहीं उसके घर के दरवाजे पर गांव के स्कूल का मास्टर उसके बाबा से मिलने आया है। प्रवीणा के बाबा बड़े ही गुस्सैल मिजाज के हैं। मास्टर ने उनसे पूछा कि प्रवीणा आजकल स्कूल क्यों नहीं आती। बाबा ने कहा, मेरे लिए हर रोज उसे स्कूल ले जाना मुमकिन नहीं। मास्टर बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, स्कूल जाना तो उसका हक है। बाबा ने जवाब में कहा, अगर रोज सुबह मुझे उसे स्कूल ही ले जाना पड़ा तो मैं अपने काम पर कब जाऊंगा। मास्टर बोले, लेकिन वो तो आपकी बेटी है। बाबा ने कहा, बिल्कुल ठीक, वो मेरी बेटी है और ये मेरा मसला है कि मैं उसे स्कूल भेजूं या नहीं। आपको हमारे परिवार के निजी मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आपने जबरदस्ती की तो मुझे मजबूरन आपसे बदतमीजी करनी होगी। और इतना कहकर प्रवीणा के बाबा दरवाजा बंद करके घर के अंदर चले आते हैं और बेचारे मास्टर निराश होकर वहाँ से चले गए। और ये सारी घटना अपने घर के खिड़की से प्रवीणा का पड़ोसी यूसुफ देख रहा है, जो प्रवीणा से सिर्फ 1 क्लास ऊपर पढ़ता है। अब यहाँ काम करते हुए माँ को देखकर यूसुफ ने उनसे पूछा, अच्छा माँ, प्रवीणा अब स्कूल क्यों नहीं जाती। यूसुफ की माँ उसकी बातों का बिना कोई जवाब दिए अपने काम में लगी रही। यूसुफ ने एक बार फिर से पूछा। अब की बार उसकी माँ ने कहा, तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था। यूसुफ बोला, हाँ माँ, याद है कि उनके घर पर एक बार आग लगी थी जिसमें प्रवीणा की माँ चल बसी और उसके बाद से उसके बाबा हमेशा गुस्से में रहते हैं। माँ ने कहा, प्रवीणा के भी पाँव जल गए थे जिस वजह से वह चल नहीं पाती और इसीलिए अब वो स्कूल नहीं जाती। यूसुफ ने फिर पूछा, अच्छा माँ, उसका पाँव क्या कभी ठीक नहीं हो सकता। माँ बोली, शहर के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने से शायद ठीक हो जाए, मगर तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं। यूसुफ नाम में सिर हिलाते हुए अपना होमवर्क करने चला गया और उसकी माँ दोबारा अपने काम में लग जाती है। यूसुफ और प्रवीणा का घर बिल्कुल आमने सामने है। यूसुफ होमवर्क करता हुआ बार बार प्रवीणा की खिड़की की तरफ देख रहा है। थोड़ी देर बाद प्रवीणा खिड़की पर आई। यूसुफ ने पहले आसपास नजर दौड़ाई कि कहीं से प्रवीणा के बाबा तो नहीं आ रहे, और फिर उसे चिल्लाकर पूछा, तुम आजकल स्कूल क्यों नहीं जाती। प्रवीणा बोली, मुझे मालूम नहीं, मेरे बाबा को मालूम होगा। यूसुफ ने कहा, मगर अब इम्तिहान के ज्यादा दिन नहीं बचे, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये सुनकर प्रवीणा मायूस हो जाती है। इतने में प्रवीणा के बाबा ने उसे नीचे से आवाज लगाई और वो उठकर चली जाती है। यूसुफ बेचैन मन से वहीं खड़ा रह गया और अपना होमवर्क करते करते वहीं सो गया। अगले दिन यूसुफ हाथ में कॉपी किताब पकड़े गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए स्कूल की तरफ जा रहा है। उसने प्रवीणा के बाबा को भट्टी में काम करते हुए देखा। लकड़ी जलाकर कोयला बनाना ही उनका काम है। यूसुफ को उसके बाबा बिल्कुल नहीं पसंद और वो वहाँ से अपने स्कूल की तरफ मुड़ गया। स्कूल जाने के लिए उसे बीच में पड़ने वाला एक जंगल पार करना पड़ता है, यानी कि स्कूल और गांव के बीच में एक जंगल पड़ता है जिसे हर रोज पार करके उसे स्कूल पहुंचना पड़ता है। ये रास्ता काफी लंबा और दुर्गम है। यूसुफ मन ही मन सोचता है, काश हमारे गांव में कोई स्कूल होता तो प्रवीणा भी जा पाती। बरसात के मौसम में रास्तों में कीचड़ भर जाता है और सर्दियों में बर्फ से फिसलन। इसी वजह से प्रवीणा इतनी दूर स्कूल नहीं आ पाती। और यही सब सोचते सोचते यूसुफ एक समय में स्कूल आ पहुंचता है। क्लास के बाहर सभी लाइन से खड़े हैं और मास्टर बारी बारी से उन सभी के नाखूनों, बाल और कपड़ों की सफाई देख रहे हैं। क्लास में पिछले दिन की पढ़ाई पूछने के बाद जब मास्टर ने यूसुफ की होमवर्क कॉपी चेक की तो उसमें होमवर्क पूरा नहीं है। पूछने पर कि होमवर्क पूरा क्यों नहीं हुआ, यूसुफ चुपचाप खड़ा है और मास्टर ने उसकी कॉपी में लिख दिया कि कल होमवर्क पूरा करके आना। अब घर वापस आते वक्त यूसुफ ने देखा कि भट्टी के आसपास प्रवीणा के बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे और वो चुपके से कुछ कोयला चुरा कर घर की तरफ दौड़ पड़ता है और घर के रास्ते पर ही
उसे प्रवीणा के बाबा सामने से घोड़ा लेकर आते हुए दिखे। उसने उसके बाबा को सलाम कहा। प्रवीणा के बाबा ने भी जवाब दिया। फिर न जाने क्या सोचकर वो दोबारा उनके सामने गया और पूछा, आप प्रवीणा को स्कूल क्यों नहीं भेजते? उसके बाबा ने गुस्से में कहा, क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहती। यूसुफ बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, वो स्कूल जाना चाहती है। अब की बार प्रवीणा के बाबा ने गुस्सा होते हुए कहा, ये मेरा मामला है, तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। आगे से अगर तुमने प्रवीणा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब अपने घर जाओ। ये कहकर प्रवीणा के बाबा वहाँ से चल देते हैं। अगले दृश्य में हम यूसुफ को अपने घर की सफेद दीवार पर उस कोयले से कुछ लिखते हुए देखते हैं और यहाँ घर की खिड़की पर खड़ी प्रवीण कांच में मुंह से भाप निकालते हुए उन्हीं लिखावटों को दोहरा रही है। यानी कि यूसुफ प्रवीणा को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इतने में यूसुफ की माँ वहाँ आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? यूसुफ ने जवाब में कहा, मैं प्रवीणा को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। माँ ने प्रवीणा की ओर देखा, वो सहमी हुई खिड़की पर खड़ी है। फिर माँ ने यूसुफ को डांटते हुए कहा कि घर की सफेद दीवार पर भी कोई कालिक पोतता है क्या? जाओ जाकर अपना होमवर्क करो। कहकर उन्होंने यूसुफ को वहाँ से भगा दिया और प्रवीणा को बिना कुछ कहे कोयला लेकर वहाँ से अंदर चली गई। मासूम प्रवीणा उदास हो जाती है क्योंकि उसमें पढ़ने की बहुत इच्छा है, मगर परिस्थितियों के हाथों वो मजबूर है। अब यहाँ यूसुफ स्कूल में बैठे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपने पिछले साल का बनाया हुआ एक साइंस प्रोजेक्ट निकाला, जो कि एक पाइप के दोनों सिरे पर लगे टिन के डब्बे मात्र है। वो उन्हें लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। माँ ने देखकर पूछा, तू इन्हें क्यों निकाल कर लाया है? ये तो पिछले साल के हैं। यूसुफ बोला, हाँ मुझे कुछ जरूरत है, और एक डब्बे को माँ के कान से सटाते हुए कहा, मैं वहाँ जाकर कुछ बोलूंगा, तुम बताना सुनाई दे रहा है या नहीं। और वो दौड़कर दीवार के उस तरफ चला गया। इधर माँ काम में व्यस्त होने के कारण डब्बे को वहीं बगल में रख देती है। यूसुफ दोबारा दौड़कर आया और एक बार फिर डब्बे को माँ के कान से सटा दिया और दूर जाकर कुछ कहने लगा। माँ बोली, हाँ सुनाई दे रहा है, अब तुम जाओ, जाकर अपना होमवर्क करो। यूसुफ ये जानकर खुश हो गया कि उसका वो साइंस प्रोजेक्ट अब भी काम कर रहा है और उन्हें लेकर वो अपने कमरे में चला गया और खिड़की से एक डंडे के सहारे वो उस पाइप के एक सिरे से बंधे डब्बे को प्रवीणा की खिड़की की तरफ बढ़ा देता है। वो उसे पकड़ तो लेती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। तब यूसुफ ने उसे इशारे में कहा कि इसे अपने कान के पास पकड़ो, और फिर इस टेलीफोन की मदद से वो दोनों बातें करने लगते हैं। यूसुफ ने कहा कि आगे से हम इसी से बातें किया करेंगे। प्रवीणा पूछती है कि ये क्या है? यूसुफ ने जवाब में कहा, ये एक तरह का टेलीफोन है, पिछले साल हमने स्कूल में बनाया था और अब मैं इसी की मदद से तुम्हें पढ़ाऊंगा। प्रवीणा हैरान है, ये कैसे मुमकिन है? तब यूसुफ दौड़कर अपने कमरे में कुछ किताबें ले आता है और उसे एक पॉलिथीन में बांधकर उसे डंडे के सहारे उसकी खिड़की की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन किताबें भारी होने की वजह से वो डंडे से फिसलकर नीचे कीचड़ में जा गिरी, जहाँ पर हम प्रवीणा के बाबा को खड़ा देखते हैं। उसने किताबों को हाथ में उठाया, यूसुफ की तरफ गुस्से से देखा। यूसुफ डरकर 2 पांव पीछे हट गया और फिर उन किताबों को लेकर वो घर के अंदर चला गया। मौसम बदलने के साथ सर्दियाँ शुरू हो गई। पूरे गांव ने मानो एक सफेद चादर ओढ़ ली हो। यूसुफ घर से निकलते ही एक बार प्रवीणा की खिड़की की तरफ देखता है और फिर स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। स्कूल पहुंचकर वो बाकी बच्चों के साथ खेलने लगा। मास्टर ने उठकर स्कूल की घंटी बजाई और कहा कि तीसरी क्लास के बच्चों को छोड़कर बाकी बच्चे अपने घर लौट जाए। यूसुफ वहीं खड़ा होकर सोचने लगता है कि प्रवीणा भी तो तीसरी कक्षा में है। वो ये जानने के लिए कि उसकी क्लास में अभी क्या पढ़ाया जा रहा है, खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, मगर खिड़की ऊंची होने की वजह से वो एक लकड़ी के ऊपर खड़ा है और फिसल कर नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर मास्टर भी बाहर आ गए और इसके साथ दृश्य बदलता है। स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। यूसुफ गांव की एक दुकान से एक कॉपी और पेंसिल खरीद लेता है और उन्हें लेकर वो घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपना स्कूल का बस्ता रखकर दोबारा नीचे उतरता है और प्रवीणा की खिड़की की ओर देखता है, जो कि अभी भी बंद है। उसने कुछ कंकड़ उठाकर उसकी खिड़की की तरफ फेंका। प्रवीणा खिड़की खोलती है। यूसुफ वो कॉपी और पेंसिल प्रवीणा के लिए लाया है। वो उसे उछालकर खिड़की से देने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी प्रवीणा के बाबा को उस तरफ आते देख वो खिड़की के नीचे दीवार से सटकर छिपने की कोशिश करता है। इतने में एक और लड़की प्रवीणा के दरवाजे पर खड़ी है। वो प्रवीणा की बड़ी बहन है। उसने यूसुफ को वहाँ देखा तो सही, मगर कुछ कहा नहीं। इतने में उसके बाबा दरवाजे तक आ पहुँचे और प्रवीणा की बहन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर चलो।
अंदर जाते हुए उसकी बहन यूसुफ की तरफ देखकर मुस्कुराई और ऊपर से प्रवीणा ने रस्सी के सहारे एक टोकरी नीचे कर दी, जो कि उसकी बड़ी बहन ने ही बना कर दी है। और यूसुफ उस टोकरी में प्रवीणा के लिए ली कॉपी और पेंसिल रख देता है। घर आकर यूसुफ होमवर्क कर रहा है और जब वो खिड़की के पास गया तो उसने देखा कि प्रवीणा अपनी खिड़की के पास उसका इंतजार कर रही है। वो वापस आकर अपनी कॉपी में कुछ लिखने लगा और फिर उन बड़े बड़े लिखे अक्षरों को प्रवीणा को दिखाता है और दूसरी तरफ प्रवीणा उसे अपनी कॉपी में लिख लेती है। इसके बाद यूसुफ उसे जोड़ना सिखा रहा है। हाथों के इशारे से 4 और 2 6 होते हैं, ये बता रहा है और प्रवीणा भी धीरे धीरे उसके इशारों से सीख रही है। अगले दिन स्कूल से वापस लौटते वक्त एक बच्चा यूसुफ से मिलता है। वो प्रवीणा की ही क्लास में पढ़ता है और रोज उसकी क्लास में आज क्या पढ़ाया गया उसकी कॉपी वो यूसुफ को देता है और यूसुफ उसे लेकर प्रवीणा के घर गया। दरवाजा खटखटाया, प्रवीणा घर पर ही है। उसने इशारे से उसे पास बुलाया। बेचारी प्रवीणा बैसाखी के सहारे से लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंची। यूसुफ ने उसे कॉपी थमाते हुए कहा, इसे लेकर ऊपर जाओ, आगे क्या करना है मैं तुम्हें खिड़की से बता दूंगा। अब यहाँ शाम के वक्त यूसुफ कमरे में बैठकर होमवर्क कर रहा है और उसकी माँ वही सामने बैठे अपना काम कर रही है। अचानक यूसुफ ने माँ से पूछा, अच्छा माँ, जिस डॉक्टर ने मेरा हाथ ठीक कर दिया था, क्या वो प्रवीणा का पैर नहीं ठीक कर सकते? माँ बोली, तुम्हारे हाथों की चोट तो बड़ी मामूली सी थी, मगर प्रवीणा का तो पूरा पैर जल गया है, जिसे ठीक करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे। फिर यूसुफ ने कहा, अच्छा उसके बाबा अपनी भट्टी क्यों नहीं बेच देते? माँ बोली, वो भट्टी उसके बाबा की नहीं है, वो बस वहाँ काम करते हैं। आगे उसकी माँ बताती है कि प्रवीणा का परिवार और हमारा परिवार एक साथ इस गांव में आए थे। पुराने गांव में अब भी उनका घर है जो अभी तक बिका नहीं। यूसुफ ने फिर पूछा, अच्छा बाबा के मरने के बाद हम अपने पुराने गांव क्यों नहीं लौट गए? माँ बोली, तुम्हारे बाबा की कब्र यही है और इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी तीसरी श्रेणी की क्लास ले रहे हैं। प्रवीण का वो दोस्त भी वहीं बैठा है और दूसरी तरफ खिड़की के बाहर खड़ा यूसुफ पढ़ाई को समझने की कोशिश कर रहा है ताकि वो घर जाकर प्रवीणा की मदद कर सके, मगर मास्टर ने उसे देखते ही वहाँ से भगा दिया। क्लास के बाद यूसुफ दूर बैठा किसी का इंतजार कर रहा है और तब वही तीसरी क्लास का बच्चा यूसुफ के पास आया। वो हर रोज क्लास की पढ़ाई के बारे में यूसुफ को बताता है और बदले में यूसुफ उसे कुछ अखरोट और बादाम देता है, जिसे उसने सबसे पहले अपने जेब में भर लिया और फिर क्लास की नोटबुक यूसुफ को थमा दी और यूसुफ भी उससे अच्छे से हर सवाल का जवाब पूछ लेता है ताकि वो घर जाकर प्रवीणा को अच्छे से समझा सके। इतने में उनके स्कूल का मास्टर उस और आता हुआ दिखा और वो दोनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब यहाँ घर पर हमें प्रवीणा एक टीन के टुकड़े पे जोड़ घटाव के सवाल हल कर रही है और इतने में यूसुफ वहाँ आ गया और उसे सवालों को प्रैक्टिकली करके बताने लगा। पहले उसने उससे 2 लकड़ियाँ थमाई और फिर 3 और तब पूछा कि अब तुम्हारे पास कितनी लकड़ियाँ है? प्रवीणा बोली 5 और उस जवाब को सवाल के आगे लिख दिया और फिर यूसुफ उसे कॉपी में आज की पढ़ाई लिखवाने लगा, मगर प्रवीणा से लिखते हुए कुछ गलती हो गई और उसके पास मिटाने के लिए रबड़ नहीं है। यूसुफ बोला, ठहरो, मैं अभी अपने घर से लेकर आता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उसने प्रवीणा के घर का दरवाजा खोला, उसे रास्ते से प्रवीणा के बाबा आते हुए नजर आए और वो डर के मारे दरवाजा वापस से बंद कर देता है। उसे देखते ही प्रवीणा समझ गई कि क्या माजरा है और उसे तुरंत इशारे से घर के आंगन में बने एक छोटे से कमरे में छिपने को कहा और यूसुफ तुरंत वहाँ जाकर छिप गया। अब तक उसके बाबा अंदर आ चुके हैं। प्रवीणा भी जल्दी से कॉपी किताब को लकड़ी के बने उस बक्से के नीचे छिपाकर घर के अंदर चली गई। अब यहाँ दरवाजे के कोने से यूसुफ उसके बाबा को गौर से देख रहा है और वहाँ ऊपर से प्रवीणा भी अपने बाबा को देख रही है। इधर उधर काम करते करते बाबा के हाथ वो किताब लग गई जो दरअसल उसी लड़के का है जो प्रवीण के क्लास में पढ़ता है और जिसने ये किताब यूसुफ को दी थी। प्रवीणा के बाबा उस किताब को अपने पास रख लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो उसी कमरे में गए जहाँ पर यूसुफ छुपा हुआ है। ये देखकर प्रवीणा की तो सांस ही रुक गई। थोड़ी देर बाद बाबा उस कमरे से निकलकर बगल के एक छोटे से कमरे में घुस जाते हैं और इसी बीच यूसुफ वहाँ से निकलकर भाग जाता है और ये देखकर प्रवीणा की भी जान में जान आती है। घर आकर उसने देखा कि उसकी माँ पड़ोसी से बातें कर रही है। यूसुफ ने खिड़की से देखा तो बाहर उनके पड़ोसी का बेटा आमिर खेल रहा है। उसने इशारे से उसे बुलाया और रबड़ देकर उसे ये प्रवीणा को दे आने को कहा। वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे प्रवीणा के घर गया जहाँ पर वो उसी जगह खड़े होकर पढ़ाई कर रही है। उसने प्रवीणा को वो रबड़ थमा दिया मगर वो नीचे गिर जाता है
और जैसे ही बच्चा रबर उठाने के लिए नीचे झुका, उसकी नजरें प्रवीणा के जले हुए पांव पर गई और वो छोटा बच्चा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूसुफ फिर उसी रास्ते से स्कूल जा रहा है जहाँ बीच रास्ते पर प्रवीणा के बाबा की भट्टी पड़ती है। उनका ध्यान भटकाने के लिए यूसुफ ने 2 कंकड़ दूसरी ओर मारा और जैसे ही उसके बाबा उस तरफ देखने लगे वो वहाँ से भाग गया। अब यहाँ स्कूल में हम देखते हैं कि वो मास्टर परवीना के क्लास में पढ़ने वाले उसी बच्चे को डांट रहा है क्योंकि वो किताब लाना भूल गया। दरअसल वो किताब तो कल उसने यूसुफ को दे दी थी। इतने में हाफते हाफते यूसुफ भी वहाँ आ पहुँचा। मास्टर ने पूछा, क्या इसकी किताब तुम्हारे पास है? यूसुफ बोला, हाँ वो गलती से मेरे पास रह गई। मास्टर ने पूछा कि अभी वो किताब कहाँ है? यूसुफ बोला कि मैं घर भूल आया। मास्टर ने उसे अपनी किताब यहीं रखकर घर से वो किताब ले आने को कहा। यूसुफ घर की तरफ निकल तो गया मगर उसे मालूम है कि वो किताब दरअसल परवीना के बाबा के पास है। वहाँ उसने जाकर देखा कि परवीना के बाबा उस किताब को सरहानी की तरह अपने सर के नीचे दबा कर सो रहे हैं। यूसुफ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पहले तो उसने एक बड़ी सी लकड़ी के सहारे किताब को नीचे से निकालने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ और फिर इसके बाद वो एक छोटी सी घास लेकर उसके बाबा के नाक को गुदगुदाने लगता है और परवीना के बाबा जैसे ही दूसरी तरफ मुड़े यूसुफ उस किताब को उठाकर भाग निकलता है। वापस पहुँचते पहुँचते स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। सारे बच्चे घर लौट चुके हैं सिर्फ उस बच्चे को छोड़कर। यूसुफ पहुँचते ही उसे उसकी किताब थमा देता है और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। अब यूसुफ क्लास के अंदर अपनी किताब लेने गया और दरवाजे पर ही उसकी मुलाकात स्कूल के मास्टर जी से हो गई, जिन्हें अब तक उस बच्चे से इस पूरे मामले के बारे में पता चल चुका है कि असल में यूसुफ तीसरी क्लास की खिड़की के बाहर क्या करता है। दृश्य बदलता है। वो मास्टर यूसुफ के गांव आया है और वो यूसुफ के घर के सामने आकर खड़े हो गए। ऊपर खिड़की पर यूसुफ परवीना को पढ़ा रहा है। उसने भी मास्टर जी को देख लिया है मगर वो परवीना से चुप रहने का इशारा करता है। यहाँ नीचे खड़ा होकर मास्टर यूसुफ का नाम पुकार रहा है। इतने में अंदर से उसकी माँ आती है और मास्टर को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। वो उन्हें अंदर आने का न्योता देती है मगर मास्टर ने कहा, मैं जरा जल्दी में हूँ, अगर आप यूसुफ को बुला दे तो बहुत अच्छा होगा। माँ उसे अंदर बुलाने गई। इतने में मास्टर की नजर ऊपर खिड़की पर गई जहाँ पर यूसुफ परवीना को बैठकर पढ़ा रहा है और सामने से परवीना के बाबा को आते देख यूसुफ वहाँ से भाग जाता है। अब मास्टर जी यूसुफ को लेकर थोड़ा दूर आ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। क्या तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी माँ को इस बारे में मालूम है? यूसुफ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अगर माँ को पता चल गया तो वो मुझे परवीना को पढ़ाने नहीं देगी। मास्टर ने उसे समझाया, देखो कोई भी बात हमें अपने माँ बाप से नहीं छुपाना चाहिए, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ जानने का हक है। और फिर मास्टर कहने लगे, परवीना अब स्कूल नहीं जाती, तुम इस तरह उसे कितना पढ़ा सकते हो, कितना कुछ सिखा सकते हो? यूसुफ बोला, मैंने उसे सब कुछ पढ़ाया है। मास्टर बोले, सब कुछ मतलब क्या होता है? उसे विज्ञान, गणित, भाषा इत्यादि ये सब कैसे सिखाओगे? यूसुफ ने फिर से कहा, मैंने उसे सब कुछ सिखाया है, आप चाहे तो उसकी परीक्षा ले सकते हैं। मास्टर जी ने कहा, मैं चाहकर भी उसकी परीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि अब वो हमारे स्कूल की छात्रा नहीं रही। यूसुफ कहने लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि परवीना भी इस आने वाली परीक्षा में भाग ले। मास्टर ने उसे फिर समझाते हुए कहा, देखो मैं भी यही चाहता हूँ और इस बारे में मैंने उसके बाबा से बात करने की कोशिश भी की मगर वो बड़े गुस्सैल मिजाज के हैं, किसी की नहीं सुनते। यूसुफ कहने लगा, मगर परवीना तो पढ़ना चाहती है और मैं उसकी इसमें मदद करना चाहता हूँ। मास्टर के पास इन 2 बच्चों के भोलेपन का कोई जवाब नहीं। वो उसे घर जाने का कहकर चुपचाप वहाँ से चले गए। अब यहाँ हम यूसुफ को परवीना के घर के सामने खड़ा देखते हैं। जब उसके बाबा आए तो उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप परवीन को पढ़ने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजते? उसे भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ने का पूरा हक है। काम से थके हारे लौटे परवीना के बाबा ने धीरे से यूसुफ को समझाया, देखो उसके पाँव में चोट लगी है, वो चल नहीं सकती, इसीलिए स्कूल नहीं जा सकती। जिस पर यूसुफ ने कहा, तो आप उसे क्यों स्कूल लेकर नहीं जाते? ये सुनकर उसके बाबा ने कहा, अगर मुझे रोज उसे स्कूल ले जाना पड़े तो मैं काम करने कब जाऊंगा? मैं कमाऊंगा क्या और उन्हें खिलाऊंगा क्या? फिर यूसुफ बोला, मगर वो तो पढ़ना चाहती है, अगर वो नहीं पढ़ेगी तो उसे भी जिंदगी भर आपकी ही तरह मुसीबतें झेलनी होगी। परवीना के बाबा अब आपाक होते जा रहे हैं। उन्होंने गुस्सा होते हुए यूसुफ से कहा, देखो मैं बहुत थक हार कर घर आया हूँ और अब इस घर में किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है इसका फैसला मैं करूँगा। गुस्से में यूसुफ ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि आप अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते। यहाँ पर स्कूल में परीक्षा के पहले आखिरी क्लास हो रही है।
मास्टर जी उन सभी को समझा रहे हैं, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तो तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे, तुम्हारे पढ़ने लिखने से इस गांव की उन्नति होगी। वो उन सभी बच्चों को परीक्षा से पहले प्रोत्साहित कर रहे हैं। तभी उन्होंने खिड़की से प्रवीणा के बाबा को सौर आते हुए देखा और वो खुद उनसे मिलने के लिए बाहर पहुंच गए। उसके बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि वो उनसे यूसुफ की शिकायत करने आए हैं। पूरे क्लास के बच्चे झांक झांक कर बाहर देख रहे हैं। एकमात्र यूसुफ को छोड़कर वो चुपचाप क्लास में बैठा हुआ है। और फिर मास्टर जी ने किसी तरह समझा बुझाकर परवीना के बाबा को वहाँ से भेज दिया। इधर घर आकर हम देखते हैं कि परवीना के बाबा उसकी खिड़की के नीचे लकड़ी और तारों से बाड़ा लगाकर घेर रहे हैं ताकि यूसुफ उस तरफ न आ पाए। और उधर खिड़की पर हम यूसुफ को देखते हैं, वो कागज के हवाई जहाज बनाकर परवीना के घर की तरफ फेंक रहा है। पहली तो जमीन पर गिर गई, मगर दूसरी परवीना को मिल जाती है। उस पर उसने उसे घर के दीवार के नजदीक आने को कहा है। अब यूसुफ अपनी खिड़की से परवीना के घर की तरफ एक लंबी रस्सी फेंकता है और उसके बाबा की नजरों से बचते हुए दीवार की दूसरी तरफ खड़ा होता है जहाँ परवीना खड़ी है, और वो उस रस्सी को किसी पेड़ से बांध देने को कहता है। वजह पूछने पर वो कहता है कि वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और तभी उस तरफ परवीना के बाबा के आने की आहट हुई। यूसुफ बोला, शायद तुम्हारे बाबा इस ओर आ रहे हैं। परवीना बोली, क्या मेरे बाबा ने तुम्हें देखा है? यूसुफ ने ना में जवाब दिया। तब उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने का इंतजाम करती हूँ। उधर परवीना के बाबा लकड़ियाँ काटने में व्यस्त है कि तभी परवीना अंदर से जोर से चिल्लाई। उसके बाबा दौड़कर अंदर की तरफ गए और इसी फिराक में यूसुफ को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया। दरअसल परवीना जानबूझकर गिरी थी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ उसी रस्सी की मदद से कॉपी किताबें परवीना को भेज रहा है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि परवीना के बाबा जिस आदमी के लिए भट्टी में काम करते हैं, वो उसे कह रहा है कि सर्दियाँ खत्म हो चुकी है, जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं कि उन्हें जलाकर कोयला बनाया जा सके, इसीलिए फिलहाल के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मगर तुम मेरे बहुत ही भरोसेमंद आदमी हो। मैं वादा करता हूँ कि जब कभी कोई काम निकलेगा तो तुम जहाँ कहीं भी हो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। परवीना के बाबा बोले, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? उस आदमी ने हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से चला गया और परवीना के बाबा चुपचाप वहीं बैठे रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करे, वो कैसे अपना और अपने बच्चों का पेट पाले। और उधर क्लास में मास्टर जी बच्चों को परीक्षा लिखने का तरीका बता रहे हैं कि पेपर में कहाँ नाम लिखना है, कहाँ रोल नंबर लिखना है और कहाँ उनके सवालों के जवाब लिखने हैं। इसके बाद मास्टर ने उसकी एक एक कॉपी सभी बच्चों को थमा दी और वो बारी बारी से बाहर निकल गए। उधर रात के वक्त परवीना की बड़ी बहन ने बाबा से पूछा, क्या आपने कुछ सोचा है कि आगे हम क्या करेंगे? मगर उसके बाबा के पास फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब नहीं। वो चुपचाप वहाँ से निकल गए और वरांडे में खड़े होकर आसमान की तरफ घूमने लगते हैं। परवीना की माँ के जाने के बाद दोनों बेटियों की पूरी जिम्मेदारी इस बाबा के कंधों पर ही है। ना जाने आगे क्या होना लिखा है। वहाँ यूसुफ रेशम के कीड़ों को हाथ में लेकर खेल रहा है। इन्हें रेशम के कीड़ों के जाल से उनकी माँ रेशम के धागे बनाती है, जिससे कि उनके परिवार का पेट चलता है। अब यहाँ स्कूल में परीक्षा शुरू हो गई है। मास्टर जी बारी बारी से बच्चों का वाइवा टेस्ट ले रहे हैं और वहीं बाहर यूसुफ चुपचाप खड़ा है। मास्टर जी ने उसे 2 बार इशारे भी किए वहाँ से हटने के लिए, मगर वो वहीं बैठा रहा। तब मास्टर बाहर निकल कर आए और पूछते हैं कि तुम्हारा तो वाइवा हो चुका है, तो तुम घर क्यों नहीं जाते? तब यूसुफ बोला, मास्टर जी मैं चाहता हूँ कि हमारी तरह परवीना भी इस परीक्षा को दे पाए। मास्टर जी ने कहा, वो तो नामुमकिन है, हमने कोशिश करके देख ली उसके बाबा से बात करने की। जिस पर यूसुफ ने एक तरकीब निकाली। उसने मास्टर जी से कहा, क्यों ना आप मुझे परीक्षा के पेपर दे दे और मैं वो परवीना से लिखवा लाऊंगा, और इस तरह आप उसके जवाब देखकर उसे नंबर दे सकते हैं। मास्टर ने बिना कुछ सोचे समझे एक परीक्षा की कॉपी उसे थमा दी और कहा, दोपहर तक अगर तुम नहीं लौटे तो मैं तुम्हें भी परीक्षा में फेल करवा दूंगा। और यूसुफ हंसते हुए वहाँ से घर की तरफ दौड़ लगाता है। किसी तरह दौड़ते भागते हुए उसे जल्द से जल्द परवीना तक ये परीक्षा के पेपर्स पहुँचाने होंगे। पसीने से तरबतर जब तक वो परवीना के घर पहुँचा, उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और अंदर कोई भी नहीं। परवीना के बाबा अपने दोनों बेटियों को लेकर ये गांव छोड़कर जा चुके हैं। यूसुफ खाली आंखों से चारों तरफ देख रहा है। उसका मन उदास हो गया। उसने परवीना को पढ़ाने के लिए इतनी जद्दोजहद की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस दिन के टुकड़े पर आज भी परवीना के किए हुए सवालों के हल है और यूसुफ की दी हुई कॉपी किताब
वहाँ वैसे ही पड़ी है। उसने उसे उठाकर देखा तो परवीना उसके लिए कुछ लिख कर गई है। उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया है, यहाँ तक उसका साथ देने के लिए। वो यूसुफ की दी हुई कल तक की पूरी पढ़ाई लिख कर जा रही है। उसके बाबा दोनों बहनों को लेकर पुराने गांव जा रहे हैं। जो हुआ वो उसके लिए माफी मांगती है और अब कुछ भी बिना सोचे समझे यूसुफ घर से बाहर दौड़ पड़ता है। ऊपर से उसकी माँ पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। यूसुफ बोला, परवीना गांव छोड़कर जा रही है और मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। उधर हम देखते हैं कि परवीना के बाबा अपने घोड़े पर सामान लादे दोनों बच्चों को लेकर जा रहे हैं। परवीना को उसकी बड़ी बहन अपनी पीठ में उठाए हुए हैं। गांव के बाहर एक नदी किनारे बाबा घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकते हैं और उधर यूसुफ पूरी जान लगाकर दौड़ रहा है। उसे किसी भी तरह परवीना तक ये परीक्षा के पेपर पहुंचाने ही होंगे, नहीं तो उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वहाँ नदी किनारे परवीन के बाबा घोड़ों को नहला रहे हैं। उसकी बहन छोटे मोटे काम कर रही है और परवीना चुपचाप एक पत्थर के ऊपर बैठी हुई है। परवीना भी गुमसुम सी है, उसका मन भी बहुत उदास है। उधर यूसुफ उन्हें एक चट्टान के पीछे से देख रहा है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो परवीना को कैसे बुलाए। वो उसकी तरफ कुछ कंकड़ फेंकता है और फिर परवीना का ध्यान उसकी तरफ गया। वो यूसुफ को वहाँ देखकर हैरान है। यूसुफ उसे इस तरफ आने का इशारा करता है क्योंकि उसे परीक्षा देनी है और परवीना अपनी बैसाखी के सहारे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसके साथ ही दृश्य बदलता है। इधर स्कूल में मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ सवाल लिखे हैं और वह एक बच्चे की तरफ इशारा करके उसे इसे हल करने को कह रहे हैं। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर परवीना बैठी हुई है। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ती है और फिर पीछे मुड़कर यूसुफ को देखने लगी। यूसुफ उसे हिम्मत देते हुए कहता है, तुम ये कर सकती हो, हमने ये सारे सवाल साथ में हल किए हैं। और फिर परवीना जोर घटाव करके एक एक करके उन सभी के जवाब लिखने लगती है और खिड़की से बाहर उसके बाबा को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को देख रहे हैं। और फिर एक गहरी सांस लेकर वो दूर क्षितिज की ओर देखने लगे। हमें समझ में आता है कि अब उसके बाबा परवीना को इस गांव से बाहर नहीं लेकर जाएंगे और परवीना भी अब से स्कूल का हिस्सा बनेगी, चाहे इसके लिए उसके बाबा को कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। और इसे खूबसूरत पल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर वाकई में पसंद आई हो तो लाइक जरूर दें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।